नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है नौकरानी जैसे रहिए, मेरी सास बनने की कोशिश मत करिए। रवि ऑफिस से आकर जैसे ही हाथ मुंह धोकर बैठा, वैसे ही मौसी की चाय रोज की तरह हाजिर थी। लो बेटा, चाय पी लो, कहो तो थोड़े पकौड़े भी निकाल लाऊं, आलू के पसंद तो हैं तुम्हें। नहीं नहीं मौसी जी, आप ये तेल घी के पकौड़े रहने दें। रवि को वैसे भी तेल घी नहीं सूट करता, बस वो बिस्किट और नमकीन का डिब्बा इधर रख दीजिए। मौसी अपना समूह लेकर रसोई में वापस चली गई। आलू सब्जी की टोकरी में वापस रखते हुए सोचने लगी, बचपन से खिलाती आई हूँ रवि को आलू के पकौड़े, आज कैसे सूट नहीं करता। मौसी थोड़ी दुखी होकर काम में लग गई। मधु की आवाज सुनाई दी, मौसी बिस्किट के डिब्बे मांगे थे आपसे, आप तो लौट कर ही नहीं आई। हाँ हाँ बहू रानी लाई, ये कमबख्त यादाश्त थी, कमजोर हो गई बुढ़ापे में, तुरंत की बात भूल जाती हूँ। डिब्बे रखते हुए मौसी बोली, बहू चिराग जलाने का वक्त हो गया, पूजा घर और तुलसी चौबारे पर दिए जला दो, मैं भी कमरे में जरा दिया बाती करके आती हूँ। मधु उसकी धर्मपत्नी मुंह बनाकर कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है अपने काम, आप दिए जलाकर वापस आए तो बर्तन कर लीजिए, और वहाँ पीछे आंगन में बबूल बहुत उगाए हैं, कल सुबह जब आंगन में झाड़ू लगाने जाइएगा तो सफाई कर दीजिएगा। हमेशा की तरह मधु ने मौसी को कल तक के ढेरों काम सहेज दिए। जाती हूँ बहू, तनिक चाय पी लूँ और दीपक जलाकर आती हूँ तो सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो, सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक ही कर दूंगी। उनके जाते ही मधु रोज की तरह शुरू हो गई, देखो रवि, ये घर की नौकरानी है तो अपनी हद में रहे, मेरी सास बनने की कदापि कोशिश न करे। ओहो मधु, तुम्हें क्या हो गया, जब देखो तब तुम मौसी की शिकायत के पुलिंदे खोलकर बैठ जाती हो, रवि ने चाय पीते हुए कहा। अरे जब देखो तब किसी न किसी बात पर टोका टोकी करती हैं, वक्त बेवक्त शिक्षा देने लगती हैं। पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, सांझ ढले दीपक जल जाने चाहिए, अब बिट्टू भूखी थी तो मैं पहले गाय ढूंढने जाऊं या उसे खिलाऊंगी, जूठन थाली में छोड़ने से अशुभ होता है। हद ही हो गई है, ये घर मेरा है, मुझे घर को रोशन करना आता है, मुझे मेरा शुभ अशुभ पता है, इतना तो मम्मी से भी कभी नहीं टोकती थी जब तक थी। मधु ने नाराजगी जाहिर की। अरे मधु, वो मेरे जन्म के समय से हमारे घर में है, माँ हमेशा उन्हें अपनी छोटी बहन सदृश रखती थी, और पिताजी ने इनके लिए पीछे एक रूम बनवा दिया था। गांव में इनका इकलौता बेटा बीमारी से नहीं रहा तो अब इनका हम सब के सिवा कोई नहीं। इन्होंने ताउम्र हमारी सेवा की है, थोड़ा बहुत कुछ कह भी दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। रवि ने मधु की बातें सिरे से खारिज कर दी। मधु भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो तो तुम लोग इतना ज्यादा पैसे इन्हें दे देते हो, वो कहीं और भला क्यों जाने लगी। 10,000 भला कोई झाड़ू पोछा और बर्तन के देता है। अरे मधु, वो पिताजी ने इसलिए देना शुरू किया था कि वो कुछ बचत कर लें और बुढ़ापे में उनके पास आर्थिक आधार हो। मधु चुप हो गई और रवि चुपचाप उठ गया था, बाहर लॉन में टहलने चला गया। माँ पापा के जाने के बाद मधु को तो मौसी से अजीब सी वितृष्णा हो गई है, जब देखो तब शिकायत लेकर बैठ जाती है। रवि दुखी था और विचारशील भी था, कैसे मौसी ने माँ की बीमारी में अपना खून दिया था जब वह छोटा था और खेल रहा था। एक बार गली के पागल कुत्ते ने उसे दौड़ा लिया था, मौसी ने कैसे झपट कर उसे गोद में उठा लिया था और कुत्ते ने मौसी को काट खाया। कितने दिनों तक मौसी लंगड़ कर चलती और वह कैसे उनकी नकल उतार कर हंसा करता, फिर भी वह हंस देती, जरा भी न चिढ़ती। एक बार जब पापा का वेतन रुक गया था तो कैसे मौसी ने बहुत अपनेपन और संकोच से माँ को बचत के सारे पैसे यह कहकर दे दिए, जी ये हमारा भी तो घर है और सब आप ही का तो दिया है, मुझ अकेली जान को कहाँ कभी कोई ज़रूरत पड़ती इतने पैसों की, अभी तो आप ही रख लो। माँ ने अश्रुपूरित नेत्रों से उनके पैसे लिए और गले लगा कर कहा, महाराजिन तू तो सच्ची में मेरी छोटी बहन निकली रे। वो तो मैं हूँ ही जीजी, मेरी चिता को यह रवि बेटा ही तो आग देगा, अब तो बस इसी ड्योढ़ी से उस लोग को विदा हूँ, प्रभु से यही कामना है। पिताजी का जब रुका पैसा मिला तो उन्होंने न सिर्फ उनके पैसे वापस करवाए बल्कि हर महीने अपने अकाउंट से 5,000 उनके खाते में ट्रांसफ़र की व्यवस्था बना दी। रवि रवि, मधु आवाज़ दे रही थी। रवि ने कहा, आ रहा हूँ। कुछ ही पल में रवि अपने बेडरूम में था जहाँ बिट्टू उसकी 1 साल की नन्ही गुड़िया खेल रही थी।
मधु ने कहा, याद है ना तुम्हें, 2 दिन बाद हमारी गुड़िया पूरे 1 साल की हो जाएगी। हमारी लाडली बिट्टू का जन्मदिन आने वाला है, उसकी तैयारी तो करनी होगी हमें। हाँ मुझे पता है, मैंने एक इवेंट मैनेजर को बुलाया है, वो सब कुछ मैनेज करेगा। और हाँ, जिन्हें बुलाना है उनकी लिस्ट बना लेना, कार्ड भेज दिए जाएंगे। मधु की माँ अपनी नातिन के जन्मदिन के लिए पहले ही आ गई थी। माँ और बेटी मिलकर महाराजिन मौसी से हाड़ तोड़ मेहनत कराती। मधु की माँ ने एक दिन मधु से कहा, देखो मधु, ये बुढ़िया चोर भी है, मैं रोज देखती हूँ कूड़े से कुछ चुराती है। दरअसल ये चोरों की तरकीब होती है, पहले कीमती चीज कूड़े में डालते हैं और फिर उसे धीरे से चुरा लेना। मधु तो पहले से ही भरी हुई थी, उसने रवि से फिर शिकायत शुरू कर दी। देखो रवि, मैं जानती हूँ तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन महाराजिन मौसी चोर भी हैं। अच्छा, उन्हें क्या ज़रूरत है चोरी की? इतने पैसे हैं उनके पास, वो भला चोरी क्यों करने लगी? रवि ने मधु की बात काट दी। माँ ने देखा है उन्हें कुछ चुराते हुए डस्टबिन से। मधु फिर भी अड़ी रही। मधु, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ और बेवजह मेरा भी दिमाग न खराब करो। अच्छा, अभी चलो पीछे उनके कमरे की तलाशी ले लो, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मधु ने रवि से बहुत जोर देकर कहा। रवि को मौसी पर भरोसा था, इसलिए वो कहने लगा, वो अपने कमरे में होंगी और उनके रहते मैं ये बेगैरत काम नहीं कर सकता। क्या सोचेंगी वो? जिन लोगों की सेवा में मैंने जीवन समर्पित कर दिया, वो मुझ पर ऐसा लांछन लगा रहे हैं। मधु ने कहा, वो 2 घंटे की छुट्टी लेकर कहीं गई हैं, लेकिन वह तो कभी कहीं नहीं जाती। आज इतने बरसों बाद कहाँ चली गई? रवि ने धीरे से कहा। तभी तो कह रही हूँ, चलो अभी उनके कमरे की तलाशी ले लो, ना जाने क्या क्या चुरा कर रखा होगा। मधु हाथ पकड़कर रवि को पीछे बने महाराजिन मौसी के कमरे में लेती गई। कमरे के अंदर आकर रवि सन्न रह गया। कमरा अपना बदहाली की दशा स्वयं बता रहा था। एक 3 पैरों की टूटी चारपाई, जिसके चौथे पैर के लिए लकड़ी के कुंदे को जुगाड़ करके लगाया गया था, पेबंद लगे पर्दे, सामने फटी मच्छरदानी लगी थी और एक सुराही रखी थी जिसकी गर्दन टूटी थी। एक लालटेन रखा था जिससे शायद रात में कमरा रोशन होता था। बल्ब तो था लेकिन फ्यूज था। शिव पार्वती की फोटो थी जिसके बगल में रवि के माँ पिताजी की फोटो रखी थी। उस पर चढ़े चंद चंपा के ताजा फूल गवाही दे रहे थे कि मौसी रवि के माँ बाप को ईश्वर तुल्य मानती है। मधु टूटे फूटे कमरे में सामान उलट पलट रही थी और रवि का हृदय टूटकर बिखर गया था। शर्मिंदगी से उसकी नजरें नीची थी और उसने जब माँ की फोटो की ओर देखा तो उसे लगा कि माँ की क्रोधित और आग्नेय आंखें कह रही है, वाह बेटा, खूब ख्याल रखा तुमने हमारे बाद उसका, जिसने निस्वार्थ हमारी इतनी सेवा की। वह स्वयं से कहने लगा, हे भगवान, मौसी कितनी बदहाली में जी रही हैं और मैं बस यह सोचकर निश्चिंत हो जाता हूँ कि उनके अकाउंट में पैसे तो डाल ही दिए हैं। तभी उसे मधु की फेंकी हुई छोटी सी डिबिया दिखी जिसका लॉक खराब होने पर मधु ने उसके सामने डस्टबिन में फेंक दी थी। रवि लज्जित था। वह सोचता था, इतने पैसे तो हैं मौसी के पास, लेकिन उसने कभी ये विचार नहीं किया कि वो पैसे कैसे निकालेंगी और अपनी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करेंगी। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। उसे खुद पर खींच आ रही थी, इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजारती। महाराजिन मौसी ने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की और मैं कितना लापरवाह इंसान, मैंने कभी उनके कमरे का रुख क्यों नहीं किया। मधु से तो कोई उम्मीद करना बेकार था। उसने नम आंखों से मधु के हाथों में टूटी डिबिया पकड़ा कर कहा, ये लो रखो अपना कीमती सामान, और गुस्से से निकल गया। मधु भी शर्मिंदा थी कि उसने बेवजह शक किया। रवि ने गाड़ी निकाली और सीधा बाजार गया। ढेरों रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें खरीद कर ले आया। मधु ने कहा, ये सब क्या है और किसके लिए है? रवि ने कहा, शुक्रिया मधु, मुझे उस दिन मौसी के कमरे में ले जाने के लिए, वरना मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैंने कितनी लापरवाही की और मेरी मरी हुई माँ का दिल भी दुखाया। महाराजिन मौसी भी कहीं से आ गई थी। उसने उनसे कहा, मौसी, आप कुछ दिनों के लिए छत वाले कमरे में सो जाइए। आपके रूम के बाहर बबूल के बहुत बड़े बड़े झाड़ और कांटे उगाए हैं। हाँ बेटा, थोड़े थोड़े रोज साफ करती हूँ, लेकिन फिर उगाते हैं कांटे। मौसी ने खाली आंखों से रवि की ओर देखते हुए कहा, हाँ मौसी, बिट्टू का जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ साफ सफाई के लिए आदमी बुला रखे हैं। वो एक साथ सब साफ कर जाएंगे। मैं हूं ना, सारे बबूल को वहां से खत्म करवा दूंगा जो आपको कमरे में आते जाते चुभते हैं। सच कह रहे हो बेटा, देखो ना, मेरी सारी साड़ियों में इनके कारण खोच लग जाती है।
रवि ने मन ही मन कहा, अब और सूल नहीं धंसने दूंगा मौसी, आपके हृदय में बहुत सह लिया आपने। मौसी देख रही थी आजकल मधु और उसकी माँ उससे कोई काम को नहीं कहती, वह खुद ही जाकर बर्तन धो देती, लेकिन पहले के जैसी मधु बार बार काम की याद न दिलाती। बहू रानी लाओ सब्जी काट दूं, मौसी ने मधु से कहा। वो मैंने काट ली मौसी। अच्छा, आप बस ये छिलके गाय को डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद फिर काम के वास्ते मौसी हाजिर हो जाती। बहू रानी लाओ रोटी मैं सेक दूं। अरे मौसी बहुत गर्मी है रसोई में, ऐसा करें आप वो बर्तन स्टैंड में जमा दें। अचानक से मधु के व्यवहार में आए परिवर्तन से मौसी सशंकित हो गई थी। मौसी मन ही मन सोचने लगी, शायद मुझ बुढ़िया को ये लोग काम से निकालने वाले हैं। ठीक ही है, मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता, गांव चली जाऊंगी और मंदिर के मठ में सेवा करते बाकी के दिन बिता दूंगी। एक दिन मौसी बर्तन रखने आ रही थी तो देखा कि एक नई लड़की बर्तन धुल रही है। मौसी ने कहा, बहू रानी ये क्या, अब आप बर्तन भी नहीं कराएंगी मुझसे? मधु ने कहा, मौसी रवि ने कहा है कि आप आराम करें और ज़्यादा काम न करें। मौसी रोती हुई फिर छत वाले कमरे की तरफ चली गई। सोचने लगी, ठीक है बेटा रवि, जब लोग माँ बाप को साथ नहीं रख पाते तो मैं तो एक काम करने वाली महाराजी नहीं हूँ। तुम लोगों से इतना स्नेह और अपनापन मिला कि इसे ही घर समझ बैठी। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस एक मलाल रह गया। सोचा था बेटे के जैसे जिसे इतना प्यार दिया था वो ही मेरी चिता को मुखाग्नि देगा, वो भी न हो सका। उसकी मर्जी के आगे किसका बस चला है। रवि ने मौसी के कमरे में प्रवेश किया। मौसी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मौसी ने आंसू पोंछते हुए कहा। बबूल की झाड़ी साफ करवा दी तुमने? हाँ हाँ, आइए चलिए देखिए कितनी सफाई हो गई है नीचे। रवि मौसी को साथ लेकर नीचे आने लगा। मौसी ने चलते चलते भरी आंखों से पूछा, बेटा कुछ गलती हो गई है क्या मुझसे? यूं गैरों सा व्यवहार कर रहे हैं सब। मौसी गलती आपसे नहीं हम सबसे हुई है, बहुत बड़ी गलती। बहुत बेपरवाही की मैंने और माँ पिताजी के दिल को भी बहुत दुख पहुँचाया। ऐसा ना कहो बेटा, तुम्हारे जैसी औलाद तो नसीबों वालों को मिलती है। मौसी भावुक थी। मधु मुस्कुराती हुई पहले से ही मौसी के रूम के बाहर खड़ी थी, जहाँ बबूल की जगह कुछ गेंदे और गुलाब लगा दिए थे माली ने, और बड़े बड़े खिले गेंदे और गुलाब के फूल मौसी के कमरे का रास्ता सुंदर बना रहे थे। कुछ छोटे छोटे बेला के फूल भी खिल रहे थे जो आंगन में दूर तक खुशबू बिखेर रहे थे। बबूल का झाड़ बाहर फेंक दिया गया था जो कूड़ा गाड़ी उठा रही थी। मौसी ने जब अपने कमरे में प्रवेश किया तो वह अवाक रह गई। कमरे की दशा ही बदल गई थी। पहचान में ही नहीं आ रहा था कि यह वही जर्जर कमरा है। रंग रोगन कर दीवारों को चमका दिया गया था। खिड़की दरवाजे भी पेंट के बाद नए से हो गए थे। ट्यूबलाइट लगा दी गई थी। एक टेबल पर सुराही रखी गई थी जिस पर स्टील का गिलास रख दिया गया था। टूटी चारपाई की जगह नया पलंग था जिस पर गद्दे और चादरें साफ सुथरी थीं। फटी मच्छरदानी की जगह नई मच्छरदानी थी जो पलंग के किनारे लगे डंडों पर व्यवस्थित थी। पैबंद वाले पर्दों की जगह अब नए पर्दे लग गए थे। एक टेबल फैन लग गया था। तमाम रोज की आवश्यकता की चीजें सरफ साबुन कंघी तेल सीसा करीने से अलमारी पर रख दिया गया था। शिव परिवार अब शानदार मंदिर में विराजमान थे। एक बड़ी फोटो रवि की माँ और पिताजी की दीवार पर लग गई थी और एक नई अलमारी भी कोने में रखी थी। मौसी निशब्द हो गई। ये सब क्या है बेटा? यह आपका कमरा है मौसी, ये आपकी अलमारी जिसमें तमाम नई साड़ियों के सेट हैं जो अब नहीं फटेंगे क्योंकि बबूल के सारे झाड़ मैंने साफ करा दिए हैं। रवि की आत्मा में संतुष्टि और आंखों में नमी थी। इतना सब तुमने मेरे लिए किया बेटा? मौसी की आंखों से अनवरत अश्रुधारा बहे जा रही थी। मौसी मुझे आपसे बहुत नाराजगी है। आपने मुझे अपना बेटा बस कहा, कभी समझा नहीं। आप इतनी तकलीफ में थी लेकिन कभी शिकायत नहीं की, क्यों? रवि भी भावुक था। नहीं नहीं बेटा, ऐसा न कहो। मेरी जिंदगी भर की कमाई बस यही तो है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार। और तुम सबसे जिज्जी और जीजाई से मिला इतना अपनत्व जिसने मुझे इस घर से बांध लिया। रवि ने मौसी को नए पलंग पर बैठा दिया और कहने लगा, मौसी ये सब माँ के तरफ से अपनी छोटी बहन के लिए। आप तो बस जल्दी से तैयार हो जाइए, मेहमान आते होंगे। हाँ बेटा, मेरी पोती का जन्मदिन है इसलिए माली के बेटे के साथ पहली बार बैंक गई और बिटिया के लिए जिज्जी की ओर से यह लिया।
साड़ी के आंचल में बंधी गांठ खोलती मौसी के हाथों में 2 सोने की बालियां चमक रही थी, जो उन्होंने उसी टूटी डिबिया में रखी थी जो मधु ने फेंक दी थी। मधु भी आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसने मौसी को एक साड़ी निकाल कर दे दी। ये आप पर खूब फबेगी मौसी, बस जल्दी से तैयार हो जाइए। मौसी हाथ जोड़कर रवि के माँ और पिताजी के समक्ष पनीली आंखों के साथ खड़ी थी। अब इतनी बड़ी तो मेरी झोली भी ना है जीजी, कहाँ समेटूं इतना प्यार। रवि के दिल में धसे बबूल के कांटे भी निकल चुके थे, लेकिन अपने जीवन की व्यस्तताओं में मौसी का भली प्रकार ध्यान न रख पाने का दर्द अभी भी उसे था, जो धीरे धीरे शायद कम होने लगा था। बाहर गुलाब और गेंदे के फूलों से सजी क्यारियां भी गवाह थी कि अब बबूल के कंटकों का यहाँ कोई काम नहीं है। रवि का फैसला आपको कैसा लगा? यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।